नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय नदियों को देखेंगे, अर्थात भारतीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में देखेंगे एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां या उनसे उनकी सहायक नदियां, उनमें से सिंधु तंत्र हो जाए एक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दो और गंगा तंत्र तीन हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत है क्या, तो प्रायद्वीपीय भारत वह प्राचीन भाग है भारत का जो गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ है, अर्थात गुजरात से लगा करके पूरा मेघालय तक का एरिया, ये गुजरात से लगा करके इस मेघालय तक के पूरे हिस्से को प्राचीन भारत का नाम दिया जाता है। ये भाग जो है गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण हुआ था। बात कर लेते हैं अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी की। अनुवर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो ढाल बनने के बाद अपनी दिशा तय करती हैं, अर्थात मान लीजिए ये पहाड़ी ऊपर उठ गई, इसमें ढाल मान लीजिए इधर बनी, तब ये नदियां तय करेंगी मुझे इस ढाल की तरफ बहना है, अर्थात वे नदियां जो दिशा बनने के बाद प्रवाहित होती हैं, अर्थात ढाल बनने के बाद प्रवाहित होती हैं, उन्हें अनुवर्ती नदी कही जाती है। पूर्ववर्ती नदी उन्हें कहा जाता है, मान लीजिए कि ये चट्टान निर्माण हो रहा है और नदी इधर ही बह रही है, उसके रास्ते में चट्टान का निर्माण हो रहा है, लेकिन नदी उस चट्टान के निर्माण को धीरे धीरे काटती रहती, अपने मार्ग पर, जिस मार्ग पर बहती थी उसी पर वो प्रवाहित होती रहती है। इस प्रकार वह अपना पूर्ववर्ती ही मार्ग मतलब अनुसरण करती है। इस प्रकार वह पूर्ववर्ती नदी हुई। मतलब यह हुआ कि जो नदी पहले जिस मार्ग पर प्रवाहित होती थी वह नदी उसी मार्ग पर प्रवाहित होती रहती है। अगर उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई चट्टान उठती है तो वो धीरे धीरे उसे काटती रहती है और वो आगे बढ़ती रहती है। इस पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण में सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, आदि नदियां हैं जो अपनी दिशा को यथावत ही बनाए रखा है। अनुवर्ती नदियों में सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती नदियों का उदाहरण है। बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। अब सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास स्थित चूहिमानी, क्या नाम है? चूहिमानी। चूहिमानी से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी मानसरोवर से उद्गम होते हुए भारत की तरफ प्रवाहित होती है, अर्थात उत्तर पूर्व में प्रवाहित होते हुए नदी देम चौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। साथियों, ये देम चौक जो स्थान है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी मतलब वे श्रेणियां जिसे मैंने काराकोरम लद्दाख बताया था, पीर पंजाल धौलाधार ये श्रेणियां बताई थी, उसी श्रेणी में लद्दाख श्रेणी में स्थित है। सिंधु नदी की बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है पहली जास्कर, दूसरी नदी है सुरु नदी। फिर दाएं किनारे से मिलने वाली नदी पहली नदी है नुब्रा और नुब्रा की सहायक नदी है सियाचिन। हुंजा नदी, फिर उसके आगे गिलगित नदी, फिर स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है और फिर गोमल नदी। फिर रिपीट कर लेते हैं, जास्कर और सुरु बाएं किनारे से मिलती हैं, नुब्रा, हुंजा, काबुल और गोमल ये दाएं किनारे से मिलती हैं। सिंधु नदी आगे चल करके कराची में अरब सागर में गिर जाती है। साथियों, ये बात ध्यान देने योग्य है कि कराची सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। कराची सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। सिंधु की दूसरी सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल होता है। फिर चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम स्थल बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। और फिर रावी नदी, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। और फिर ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंड से होता है।
साथियों इसके बाद सतलज नदी है। सतलज नदी के बारे में बता दूं, सतलज नदी जहां से सिंधु नदी निकलती है उसी के पास स्थित राकस ताल है। राकस ताल से सतलज नदी निकलती है, इसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। सतलज नदी भारत में शिपकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, अर्थात भारत की जमीन पर जो वह पहली बार कदम रखती है अपना, तो वो शिपकला दर्रे के माध्यम से रखती है। इसी प्रकार सिंधु नदी जब भारत में पहला कदम रखती है तो देमचोक नामक स्थान से अपना कदम पहला रखती है। सतलज नदी को तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी ब्यास नदी को हरिके नामक स्थान पर अपने में मिलाती है, अर्थात ब्यास नदी सतलज नदी में हरिके नामक स्थान पर मिलती है। साथियों सतलज नदी आगे चल करके मिठानकोट में, कहां पर? मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है और यह कराची में जाकर के विलीन हो जाती है। साथियों सिंधु नदी जो है अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी शेष भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जितनी हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं अरब सागर में। उसका रीजन है वो आगे अरब सागर की नदियों में बताऊंगा। साथियों अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में इन नदियों का उद्गम स्थल और उनके पुराने नाम। सिंधु नदी का पुराना नाम सिंधु ही है और ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। क्या नाम है? बितस्ता। झेलम नदी बितस्ता और निकलती कहां से? शीशनाग से निकलती है। चेनाब नदी का पुराना नाम अश्कनी है। साथियों बता दूं चेनाब में देखिए मात्रा मतलब ई की है और अश्कनी में भी मात्रा ई की है। ध्यान देना, मतलब ई की मात्रा और किसी में आप नहीं पाएंगे, चेनाब में पाएंगे और इधर अश्कनी में पाएंगे। ठीक है। फिर रावी नदी में रा आता है और पुरुषणी नदी में भी रा आता है, रू आता है मतलब रा आता है। तो रावी पुरुषणी निकलती कहां से? रोहतांग दर्रे से। चेनाब नदी का पुराना नाम अश्कनी है और इसका निकलती कहां से? बाड़ा लाचा दर्रा। साथियों चेनाब नदी के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ। यह तांडी नामक स्थान है, यहीं से चंद्र और भागा नामक दो नदियां आकर के मिलती हैं। चेनाब की दो नदियां हैं। चेनाब जो है दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम है चंद्र, दूसरे का नाम है भागा। ये दोनों नदियां आकर के तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं पर चेनाब का नाम लेती हैं। साथियों फिर ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास विपाशा, देखिए दोनों में वा का थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है। व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, तो हुआ का उच्चारण हो रहा है, याद रखना। ब्यास नदी बिपाशा पुराना नाम है। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है। सतलज नदी सतुद्री, सत इमा है, सत इसमें है। तो और निकलती कहां से? राकस ताल से। और राकस ताल है कहां? मानसरोवर। मानसरोवर कहां है? तिब्बत में है। साथियों ये दोआब का क्षेत्र होता है। इस दोआब का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, मान लीजिए एक नदी रावी है और दूसरी नदी ब्यास है। रावी और ब्यास के इस बीच में जमीन है, जो खाली मैदान है, इस मैदान को दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। साथियों सिंधु नदी तंत्र में बस इतना ही। आगे हम गंगा नदी तंत्र लेकर आ रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तभी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें कमियां दूर कर सकूं। धन्यवाद।